हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका लक्ष्य के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज आधुनिक राजस्थान के हम इतिहास की चर्चा करेंगे। और आज आधुनिक राजस्थान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। इसके बारे में हम आज जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे और एक एक ऑप्शन का जो है वो ढंग से पोस्टमार्टम करेंगे। तो साथियों, आइए आज राजस्थान के एकीकरण की हम शुरुआत करते हैं। और मेरा उद्देश्य यही रहेगा, जैसा कि पिछले टॉपिक्स में हमने लगभग 20-25 क्वेश्चंस के माध्यम से पूरे टॉपिक को, ऑल ओवर टॉपिक को जो कवर करने की कोशिश की विथ पोस्टमार्टम अप्रोच। ठीक है, तो आज उसी तरीके से हम राजस्थान के एकीकरण को शुरू करते हैं। साथियों, आप सभी को पता है जब देश आज़ाद हुआ उस समय कंडीशन ये थी कि पूरे भारत में 565 रियासतें थी, उनमें से 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास था। उस पूरे भारत को जोड़कर एक करना था। ठीक है, और उसे एक करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बखूबी निभाया और वो भारत के लौह पुरुष कहलाए। तो एकीकरण के उसी चरण की आज हम बात करना चाह रहे हैं। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण का सर्वप्रथम प्रयास 1939 में किसने किया था? ठीक है भाई, हालांकि एकीकरण हमारा 18 मार्च 1948 से स्टार्ट हुआ और 1 नवंबर 1956 तक 7 चरणों में चला। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन इसके अंदर लगे, कई प्रॉब्लम्स आई। लेकिन इससे पहले अंग्रेजों के द्वारा इन रियासतों के एकीकरण के कई प्रयास किए गए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, यह प्रश्न जो पूछ रहा है कि 1939 में, बहुत पहले 1939 में यह प्रयास सबसे पहले किसने किया था? क्या लॉर्ड लिनलिथगो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने किया था? क्या क्लीमेंट एटली जो आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किया था? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? क्या सुभाष चंद्र बोस ने? हमारा जो इस प्रश्न का सही आंसर है वो सही आंसर है साथियों, लॉर्ड लिनलिथगो। और लॉर्ड लिनलिथगो जो है उस समय गवर्नर जनरल थे 1939 में, और इन्हीं के द्वारा पहली बार प्रयास किया था कि जो बिखरी हुई रियासतें हैं इन सारी रियासतों को एक कर दिया जाए। लॉर्ड लिनलिथगो ने जब 1939 में यह प्रयास किया तो यह प्रयास सफल नहीं हुआ। इसके बाद आप सभी को पता है कि 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन आया था, और क्रिप्स मिशन के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन और क्रिप्स मिशन, इन दोनों में भी यह प्रयास किया गया था। बात की गई थी भारत संघ की, इंडियन यूनियन, एक भारतीय संघ की बात की गई थी, लेकिन यहां पर भी मामला सेट नहीं हुआ था। उसके बाद हम सभी को पता है कि 3 जून 1947 को डिक्की बर्ड प्लान पेश किया गया लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, और उसे कहा जाता है माउंटबेटन योजना। और इसी माउंटबेटन योजना को ब्रिटेन सरकार ने पारित किया था 18 जुलाई 1947 को, और इसे कहा जाता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है वो 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। इसी भारत स्वतंत्रता अधिनियम में कहा गया था कि देशी रियासतें जो है वो या तो भारत संघ में मिल जाए या पाकिस्तान में मिल जाए, या फिर वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती थी। तो ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई थी। लेकिन सबसे पहले, इनसे भी पहले जो प्रयास किया गया था, सबसे पहले वो 1939 में लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा किया गया था। और भारत की स्वतंत्रता के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम हमारे लिए है वो है भारत स्वतंत्रता अधिनियम। इसी के माध्यम से हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ ब्रिटेन की दासता से, ब्रिटेन की गुलामी से। प्रश्न नंबर 2 की ओर हम चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 हमारा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की कौन सी धारा के तहत देशी रियासतों पर से ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य समाप्त हो गया था? देशी रियासतें भारत में, मैंने बताया कि उस समय भारत 2 प्रकार का था। एक वो भारत जहां पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, उसे ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था, वो ब्रिटिश भारत था। और एक भारत वो था जहां पर राजाओं का शासन था, यानी कि देशी रियासतें। कल की क्लास में मैंने आपको यही बात बताई, देशी रियासतें। ठीक है, तो देशी रियासतों पर से ब्रिटेन का जो
अस्तित्व खत्म होने वाला था, ब्रिटेन का आधिपत्य समाप्त होने वाला था, वो इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की कौन सी धारा में प्रावधान था कि देशी रियासतों पर से ब्रिटिश आधिपत्य समाप्त हो जाएगा? तो क्या धारा नंबर 7, क्या धारा नंबर 8, धारा नंबर 10, धारा नंबर 12? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत रेयर कंडीशन में बुक्स में मिलता है। इसका सही आंसर है धारा नंबर 8। धारा 8 में यह प्रावधान था कि देशी रियासतों पर से ब्रिटिश सरकार का प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 की ओर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? साथियों, आप सभी को यह पता है कि इस देश के राजनीतिक एकीकरण में, यूनिफिकेशन यानी कि इंटीग्रेशन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी व्यक्ति का रहा तो वो श्रद्धेय श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। गुजरात की धरती पर जन्मा वो आदमी एक एक करके लगभग बहुत थोड़े से समय में पूरे भारत की 565 रियासतों को उसने एक कर दिया। कुछ एक मामले जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, ये मामले उनके सामने रहे, लेकिन पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाला जो व्यक्ति था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल था। जब जवाहरलाल नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश के एकीकरण की ये जिम्मेदारी सौंपी, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मांग की कि मेरे लिए एक ऑफिस होना चाहिए जिसके माध्यम से ये सारे साइन इन रियासतों के राजाओं के द्वारा, नवाबों के द्वारा करवाए जाएंगे, और एक पढ़ा लिखा मेरा सहायक होना चाहिए। एक पढ़े लिखे आदमी को मेरे साथ रखो जो अंग्रेजी भाषा में पारंगत हो, अंग्रेजी ब्रिटिश स्वतंत्रता अधिनियम जो था, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, उसको ढंग से पढ़ सके, ढंग से समझ सके, राजाओं को समझा सके, और राजाओं और अंग्रेजों के बीच में एक मध्यस्थ की भूमिका निभा सके। इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए जो ऑफिस बनवाया गया वही आपका रियासती विभाग या रियासती सचिवालय के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न कई बार आया हुआ है कि रियासती विभाग या रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई? क्या 5 जुलाई 1947 को, क्या 5 जून 1947 को, क्या 15 जुलाई 1947 और 15 जून 1947? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, जो ऑथेंटिक आंसर है, वो है साथियों 5 जुलाई 1947। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन किया गया, और यही वो रियासती विभाग था जिसके नेतृत्व में, जिसके अंडर में एकीकरण का पूरा काम चला, और इसका जो अध्यक्ष था वो बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो प्रश्न नंबर 4 हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, एक कथन है, और इस कथन का जवाब देना है कि ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। कथन है कि इस अर्धरात्रि को जब शेष संसार निंद्रा में मग्न होगा उस समय भारत अंगड़ाई लेगा और स्वतंत्रता के युग में प्रवेश करेगा। आजादी की पूर्व संध्या पर यह कथन कहा गया था, और किसके द्वारा कहा गया था तो मैं सीधा सीधा बताता हूं। प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक कथन कहा गया था आजादी की पूर्व संध्या पर, कि जब इस अर्धरात्रि को पूरी दुनिया सो रही होगी उस समय हमारा देश एक नई अंगड़ाई लेगा और हमारा देश एक नए युग में प्रवेश करेगा। तो ये जो बात है, ये बात कहने वाले व्यक्ति थे आपके सरदार जवाहरलाल नेहरू। ठीक है साहब। तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? तो मैंने आपको बताया सरदार वल्लभ भाई पटेल एकीकरण के प्रणेता थे। भारत के लौह पुरुष के रूप में इन्हें जाना जाता है, लौह पुरुष। वीपी मेनन कौन थे? इनकी हम बात आगे करेंगे। और महात्मा गांधी तो मुझे लगता नहीं है किसी परिचय के मोहताज है। इस टॉपिक में महात्मा गांधी का कोई लेना देना नहीं है। अगली एक किताब है भाई जिसमें हमें भारतीय रियासतों के एकीकरण की ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। किताब का नाम है इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, भारतीय राज्यों का एकीकरण। इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण, ऑफ इंडियन स्टेट्स यानी भारतीय रियासतों का, भारतीय राज्यों का एकीकरण। क्या लॉर्ड माउंटबेटन जो उस समय गवर्नर जनरल थे उनकी थी किताब? नहीं। क्या वीपी मेनन की थी? क्या डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर की थी? क्या कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी की थी? इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है वीपी मेनन। और वीपी मेनन कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस एकीकरण के लिए रियासती विभाग या रियासती सचिवालय की स्थापना करवाई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? अभी अभी मैंने आपको बताया
5 जुलाई 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका अध्यक्ष बनाया गया था सरदार पटेल को, और इसका जो सचिव है, सचिव बनाया था वीपी मेनन साहब को, वीपी मेनन साहब को। ठीक है साहब, आगे हम बात करते हैं। प्रश्न है, वो प्रश्न आगे हमारे सामने कि साहब रियासती सचिवालय या रियासती विभाग जो था, इसके सचिव कौन थे? तो सचिव के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो अभी अभी मैंने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल तो इसके अध्यक्ष थे, सभापति थे। ठीक है, रियासती सचिवालय कब स्थापित हुआ वो भी मैंने अभी आपको बताया कि 5 जुलाई 1947 को हुआ। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? तो भाई सुभाष चंद्र बोस का इस समय एकीकरण में तो कोई लेना देना नहीं था। सुभाष चंद्र बोस तो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में 1938 के अंदर अध्यक्ष बने थे, और इसी हरिपुरा अधिवेशन के अंदर निर्णय लिया गया था किस बात का, वो मैं बता चुका आपको। वो निर्णय लिया गया था उत्तरदायी शासन का, यानी कि प्रजामंडल आंदोलन चलाने का जो निर्णय लिया गया था वो इसी में लिया गया था। तो रियासती विभाग के सचिवालय क्या वीपी मेनन साहब थे? बिल्कुल थे। इस प्रश्न का जो सही आंसर है, बिल्कुल जो ओरिजिनल आंसर है, इस रियासती विभाग के सचिव कौन थे, सचिवालय के सचिव कौन थे, देना आंसर होगा वीपी मेनन साहब। और वीपी मेनन साहब के बारे में मैंने अभी बताया, एक किताब इनके द्वारा लिखी गई, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। ठीक है, ये किताब इनके द्वारा लिखी गई थी। अगला ऑप्शन है आपका सत्यनारायण राव समिति। तो साथियों मैं आपको एक बात बताऊं कि जब चौथे चरण में जयपुर को मिलाया गया था, उस समय जयपुर, जोधपुर, कई रियासतें आपस में इस बात को लेकर टकरा गई थी कि राजप्रमुख का पद किसके पास रहे, राजधानी किसको बनाया जाए। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए जो समिति बनाई गई थी, उस समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण राव थे। तो पी सत्यनारायण राव समिति का संबंध जो है वो ये है कि इसी की सिफारिशों के आधार पर फिर जयपुर को आपकी राजधानी बनाया गया था। ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? अब समझो बात को, राजस्थान का राजनीतिक एकीकरण पूरा हुआ आपके 7 चरणों में, ये आप सभी को पता है। इन 7 चरणों के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं कि जो पहला चरण है, एक एक करके हम देखते हैं कि पहला जो चरण है, ये पहला चरण 18 मार्च 1948 को स्टार्ट हुआ, और जो इस समय संगठन बना उसका नाम था मत्स्य संघ। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं तो दूसरा, तो इसके जस्ट 7 दिन बाद 25 मार्च 1948 को, और उसका नाम रखा गया पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान संघ। ठीक है साथियों, तीसरा चरण, तो तीसरा चरण आपका हुआ था इस 18 मार्च के अंदर एक महीना जोड़ दो तो 18 अप्रैल आ जाएगा, 18 अप्रैल 1948 को। इसे कहा गया साहब संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। इसके बाद अगर बात करें तो फिर चौथा चरण, और चौथा चरण आपका हुआ 30 मार्च 1949 को, 1949 को, नाम रखा गया वृहत राजस्थान। अगली बात, अगला चरण है आपका 5वां चरण, और 5वां चरण हुआ आपका 15 मई 1949 को, नाम उसका रखा गया संयुक्त वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान। ये डेट एग्जाम में कई बार पूछी जाती है सभी की। अगला है छठा चरण। यह छठा चरण कब हुआ? तो ये हुआ आपका 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और इस समय फिर नाम हमने रख दिया हमारा विधिवत रूप से राजस्थान। और लास्ट चरण जो है, ये लास्ट चरण है आपका 7वां चरण। ये 7वां चरण आपका राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आया 1 नवंबर 1956, और ये नाम हमारा राजस्थान ही रहेगा। ठीक है, अब इनके बारे में आप देखो, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन सभी को मिलाया इस पहले चरण में, और इसका नाम रखा गया भाई मत्स्य संघ। दूसरा, उसके बाद 9 रियासतों को पूर्वी राजस्थान में मिलाया। 9 रियासतें कौन सी? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, शाहपुरा, जहाजपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़। इन 9 रियासतों को मिलाया गया
इस दूसरे चरण के दौरान, तो ये दूसरा चरण हुआ। तीसरे चरण के दौरान जो संयुक्त राजस्थान था, इसमें एक रियासत मिली, इसका नाम था उदयपुर, और उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह जी ने ये स्वीकृति ली। उसके बाद चौथा चरण हुआ। चौथा चरण में आप सभी को पता है कि जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये 4 बड़ी रियासतें जब मिली, तो बड़ी रियासतें होने के कारण इसका नाम रखा गया वृहत राजस्थान। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मत्स्य संघ का अस्तित्व बिल्कुल अलग था। मत्स्य संघ का अभी यह भविष्य निर्धारित नहीं किया गया था कि मत्स्य संघ को उत्तर प्रदेश में मिलाया जाएगा, इसकी रियासतों को, या फिर राजस्थान में मिलाया जाएगा। इसके लिए एक तो धौलपुर में जनमत संग्रह करवाया गया, दूसरा एक सत्यनारायण राव देव समिति बनी। उस सत्यनारायण राव देव समिति के सिफारिशों के आधार पर इस मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाया गया 5वें चरण के दौरान। ठीक है साथियों, और यही वो चौथा चरण है। ये जो चौथा चरण है, इस चौथे चरण की एक बात यह है कि 30 मार्च को, क्योंकि लगभग पूरा राजस्थान बन चुका था, इसीलिए 30 मार्च को हमने डिसाइड किया कि हम 30 मार्च को दिवस मनाएंगे, हमारा राजस्थान दिवस। ठीक बात है। फिर छठे चरण की बात करते हैं। तो छठे चरण 26 जनवरी 1950 को हुआ, और इस दिन जो है सिरोही का विलय किया गया। लेकिन सिरोही कौन सा सिरोही? तो इसमें आबू देलवाड़ा का कोई नामो निशान नहीं था, केवल सिरोही हमें दिया गया। और अगर 26 जनवरी 1950 की मैं बात करूं, तो ये जो राजस्थान नाम है, ये राजस्थान का विधिवत नामकरण 26 जनवरी 1950 को किया गया। 7वें चरण की बात करूं तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर अजमेर मेरवाड़ा को, आबू देलवाड़ा को, इन सभी क्षेत्रों को वापस जो है मिलाया गया। यानी कि सिरोही जो है, सिरोही का 2 चरणों में विलय हुआ, एक छठे चरण में और एक 7वें चरण में। सिरोही का विलय कब पूर्ण हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को सिरोही पूर्ण रूप से राजस्थान में मिला दिया गया, क्योंकि आबू और देलवाड़ा जो बचे हुए थे छठे चरण में, उनको 7वें चरण के अंदर मिला लिया गया राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर। प्रश्न नंबर 8 की ओर हम चलते हैं, और प्रश्न नंबर 8 हमारा ये है कि साहब एकीकरण के समय राजस्थान में क्रमशः, अब प्रश्न में अगर कोई कीवर्ड दिया हुआ है तो आपको 1 मिनट के लिए रुककर सोचना है। यहां लिखा हुआ है क्रमशः ठिकानों की संख्या और रियासतों की संख्या। अब हम बार बार जब एकीकरण को पढ़ते हैं, बार बार याद करते हैं, तो हमें पता है 19 रियासतें 3 ठिकाने, 19 रियासतें 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो 19 और 3 यहाँ देखने के बाद हम इसको प्रथम दृष्टया इसको सही मान लेते हैं। लेकिन मैंने कहा क्या पूछ रहा है ये? क्रमशः, क्रमशः ठिकानों और रियासतों की संख्या। तो पहले नंबर पर तो क्या पूछ रहा है? ठिकाने, और दूसरे नंबर पर क्या पूछ रहा है? रियासतें। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा चौथे नंबर का। तो उस समय 3 तो ठिकाने हुआ करते थे और 19 रियासतें हुआ करती थी। अब ये 3 ठिकाने कौन कौन से थे, इनके बारे में एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जो 3 ठिकाने थे, इनमें एक तो आता है आपका निमराना, जो अलवर से अलग हुआ था। एक जो अलवर से अलग हुआ था, निमराना, नंबर 1। नंबर 2 पे आता है आपका लावा, जो टोंक से अलग हुआ था। कुछ इसको जयपुर मानते हैं, ये कंट्रोवर्शियल मुद्दा है। और तीसरे नंबर पे आएगा आपका कुशलगढ़। कुशलगढ़, कुशलगढ़ किससे अलग हुआ था? तो कुशलगढ़ बांसवाड़ा से अलग हुआ था। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई ये अलग से ठिकाने कैसे हैं, क्योंकि ठिकाने मेवाड़ रियासत में अकेले में 16 ठिकाने थे, तो उन 16 ठिकानों को तो फिर हम अलग से पढ़ते नहीं है। तो भाई सीधी सी बात है, कुछ ठिकाने ऐसे हुआ करते थे जिनकी अपने राजा अपनी मेन रियासत के साथ नहीं बनती थी, और अंग्रेजों ने जो है उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व संभला दिया था। तो बांसवाड़ा के अंदर ही कुशलगढ़ ठिकाना था, लेकिन कुशलगढ़ और बांसवाड़ा के संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए अंग्रेजों ने बांसवाड़ा से अलग करके कुशलगढ़ को अपना पृथक अस्तित्व दे दिया। जैसे टोंक से लावा अलग हुआ, वैसे निमराना जो ठिकाना था उसकी अलवर के महाराजा से अच्छी नहीं बनती थी, बार बार विद्रोह होता था, इस वजह से अंग्रेजों ने इसका जो है वो स्वतंत्र अस्तित्व रख दिया। प्रश्न नंबर 9 की ओर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि एकीकरण से पूर्व किस रियासत के शासक ने राजस्थान यूनियन के निर्माण की योजना बनाई थी? अभी अभी मैंने आपको बताया था पहले प्रश्न में कि एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया, ठीक बात है, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल से पहले अंग्रेज भी प्रयास कर चुके थे और राजा भी प्रयास कर चुके थे अपने अपने स्तर पर। अंग्रेजों का प्रयास मैंने बताया कि 1939 में सबसे पहले लॉर्ड लिनलिथगो ने बात की, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन, 1946 में कैबिनेट मिशन, उसके बाद डिक्की बर्ड प्लान यानी कि माउंटबेटन योजना, और माउंटबेटन योजना के बाद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम।
इन सब में भारत संघ की बात की गई, एकीकरण की बात कहीं ना कहीं की गई, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। इधर राजाओं की तरफ से भी प्रयास किया गया। तो देखो, राजाओं की तरफ से जो प्रयास किया गया था वो कौन कौन से प्रयास थे, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। एकीकरण से पूर्व किस रियासत के शासक ने राजस्थान यूनियन के निर्माण की बात की? तो भाई राजस्थान यूनियन के निर्माण की जो बात थी वो तो मैं सीधा सीधा बता दूं, उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह जी के द्वारा की गई थी। ये क्या चाहते थे कि ये राजस्थान, मालवा और गुजरात के राजाओं को मिलाकर एक संघ बनाना चाहते थे और अपना एक पृथक अस्तित्व एक नए देश के रूप में ये स्थापित करना चाहते थे, ताकि भाई बड़ी रियासत होगी, मतलब बड़ा संगठन बनेगा तो एक बड़ा देश हमारा अस्तित्व में आ जाएगा। लेकिन राजाओं के स्तर पर अगर सबसे पहले किसी ने प्रयास किए तो वो थे कोटा के भीम सिंह जी। कोटा के जो शासक थे उनका नाम था भीम सिंह जी, और कोटा के शासक भीम सिंह जी चाहते थे कि हम वृहत हाड़ौती का निर्माण करें और अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखें, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का सीधा सीधा था अल्टीमेटम ये था कि जो रियासतें 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाली है और जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ से ज्यादा है, केवल वही अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। और इस शर्त को पूरी करने वाली जो रियासतें थी वो केवल 4 रियासतें थी, जयपुर थी, जोधपुर थी, बीकानेर और उदयपुर। इन 4 के अलावा राजस्थान की जो बाकी 15 रियासतें, 3 ठिकाने केंद्र शासित प्रदेश था, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रख सकते थे। इसलिए इन रियासतों ने पहले अपने स्तर पर यह सोचा कि इन क्षेत्रों को मिला लेंगे तो 10 लाख की जनसंख्या हो जाएगी, कुल मिलाकर वार्षिक आय 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी, हम अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख लेंगे। लेकिन ऐसा सक्सेस नहीं हुआ। वृहत हाड़ौती में ये चाहते थे कि कोटा, बूंदी और झालावाड़, इन सारी रियासतों को मिलाकर एक वृहत हाड़ौती का निर्माण कर लिया जाए। लेकिन यहां पर मामला डिसमिस क्यों हुआ? क्योंकि बूंदी वाले जो बहादुर सिंह जी थे वो ये चाहते थे कि पूरी कमान मेरे हाथ में आए। क्यों? क्योंकि कोटा तो बाद में बनी है रियासत, पहले मेन रियासत तो बूंदी थी, इसलिए वंश परंपरा में बूंदी वाले अपने आप को ज्यादा बड़ा मानते थे। लेकिन ये प्रयास किया गया था किसके द्वारा? भीम सिंह जी के द्वारा। इसलिए भीम सिंह जी कह रहे थे कि राजधानी भी मैं ही बनाऊं, मैं ही रखूंगा, और इसका राज प्रमुख या इसका प्रधानमंत्री भी जो है वो सर्वे सर्वा मुखिया इसका मैं ही बनूंगा। इसलिए मामला इनका डिसमिस हो गया, चला नहीं। फिर उसके बाद राजस्थान यूनियन का प्रयास किया गया, और राजस्थान यूनियन के प्रयास के लिए मैं आपको बताऊं कि 25-26 जून 1946 को राजस्थान, मालवा और गुजरात के लगभग 22 राजा इस सम्मेलन में हिस्सा लिए, और 22 राजाओं ने इस सम्मेलन में हिस्सा लेके एक सभा, एक समिति बनी, एक मीटिंग की गई, उसमें बात की गई राजस्थान यूनियन के निर्माण की। लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ। एक और प्रयास किया गया था, वो प्रयास किया गया था 23 मई 1947 को, लेकिन दोनों ही प्रयास मेवाड़ वाले इस महाराणा भूपाल सिंह जी के सक्सेस नहीं हुए। इधर अगर मैं बात करूं डूंगरपुर की, तो डूंगरपुर के जो महाराजा थे उनका नाम था लक्ष्मण सिंह जी। लक्ष्मण सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी का प्रयास ये था कि मैं वृहत वागड़ का निर्माण कर लूं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ को मिलाकर, लेकिन ये भी सक्सेस नहीं हुए। इधर जयपुर वाले का तो प्रधानमंत्री मेन आदमी था, जयपुर वाला ये कह रहा था कि मैं वृहत ढूंढाड़ का निर्माण कर लूं, लेकिन कोई भी मामला इनका सक्सेस नहीं हुआ। अंततः अंग्रेजों के प्रयास असफल रहे, राजाओं के प्रयास असफल रहे, और एटलीस्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही ये एकीकरण को अंजाम दिया। तो ये राजस्थान यूनियन जो शब्द है, ये राजस्थान यूनियन, भाई देखो ये तो वृहत ढूंढाड़ बनाने की बात कर रहा है, तो वृहत ढूंढाड़ कौन बनाएगा? जयपुर वाला। वृहत हाड़ौती कौन बनाएगा? कोटा बूंदी वाले। वृहत वागड़ कौन बनाएंगे? डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले। लेकिन यहाँ वृहत मेवाड़ नहीं बनवाना चाह रहा है, ये बनाना चाह रहा है राजस्थान यूनियन। और राजस्थान यूनियन में किस किस को शामिल करना चाह रहा है? ये राजस्थान यानी कि राजपूताना के राजाओं को, ये मालवा के राजाओं को शामिल करना चाह रहा है, और ये आपके गुजरात के राजाओं को शामिल करना चाह रहा है। तो राजस्थान यूनियन जो शब्द काम में लिया गया एकीकरण से पूर्व, वो उदयपुर रियासत के महाराणा भूपाल सिंह जी के द्वारा लिया गया। प्रश्न नंबर 10, एक किताब हमने अभी देखी थी, उस किताब का नाम था इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। वीपी मेनन जो रियासती विभाग के सचिव थे उनके द्वारा लिखी गई थी, और एकीकरण की प्रमाणिक जानकारी ये देती है। लेकिन भारत की आज़ादी और भारत के एकीकरण के संबंध में कि किस प्रकार इन रियासतों को मिलाया गया, अंग्रेजों के द्वारा भी अपना लिटरेचर लिखा गया, और उसमें एक किताब का नाम फेमस है, इसका नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट। फ्रीडम एट मिडनाइट
आधी रात को आजादी ये किसके द्वारा लिखी हुई है? क्या जेबी कृपलानी के द्वारा? अच्छा, जेबी कृपलानी कौन थे? तो भाई आजादी जब हमें मिली थी तो उस आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष यही थे, कांग्रेस अध्यक्ष थे 1947 में जब देश आजाद हुआ था। वीपी मेनन कौन थे? अभी अभी मैंने बताया कि वीपी मेनन रियासती विभाग के सचिव थे और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम था इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। अगला, क्या के एम मुंशी के द्वारा? तो के एम मुंशी के द्वारा भी नहीं लिखी गई। तो 3 तो इसके आंसर नहीं है। एक बचता है हमारे पास डोमिनिक लेपियर, डोमिनिक लेपियर। तो ये जो फ्रीडम एट मिडनाइट जो किताब है ये किसकी है? डोमिनिक लेपियर। एक व्यक्ति का और नाम आता है कॉलिंस, लेकिन यहाँ ऑप्शन अपने डोमिनिक लेपियर है, तो डोमिनिक लेपियर इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 11, किसके सिफारिश पर मत्स्य संघ का नामकरण किया गया था? देखो, मैंने आपको बताया कि राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण कब स्टार्ट हुआ? 18 मार्च 1948 को। और 18 मार्च 1948 को जब ये हुआ तो इसमें कौन कौन सी रियासतें मिली? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अच्छा, अलवर और भरतपुर से ही इस एकीकरण की शुरुआत क्यों हुई? शुरुआत यहीं से क्यों हुई? उदयपुर से क्यों नहीं हुई? जयपुर से क्यों नहीं? तो इसका रीजन मैं आपको बता दूं कि अलवर के जो महाराजा तेज सिंह जी थे, इनका नाम आया था गांधी जी की हत्या में। गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी, उसमें इनका नाम आ गया था। और पास में भरतपुर रियासत थी, यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे, इसलिए भारत सरकार ने अलवर का और भरतपुर का प्रशासन जो है वो अपने हाथ में ले लिया था। और इनकी भी, क्योंकि छोटी छोटी रियासतें पास की थी, तो इनका भी प्रशासन भारत सरकार ने अपने हाथ में सीधा सीधा ले लिया था। तो 18 मार्च 1948 को जो ये संगठन बना, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, इनको नाम दिया गया मत्स्य संघ। ठीक बात है। अगली बात और मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँ तो इसका जो उद्घाटन किया गया था वो उद्घाटन किया गया था उस समय के ऊर्जा मंत्री, एनर्जी मिनिस्टर NV गौडगिल के द्वारा। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो आंसर होगा भाई शोभाराम कुमावत को। शोभाराम कुमावत जी इसके प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है। धौलपुर के जो उदयभान सिंह जी थे, धौलपुर के उदयभान सिंह जी को इसका राज प्रमुख बनाया गया और राजधानी बनी थी आपकी अलवर, राजधानी बनी थी आपकी अलवर। ठीक बात है। ये सारी चीजें हमने देखी। तो राज प्रमुख उदयभान सिंह जी बने और करौली के जो गणेश पाल वासुदेव थे, गणेश वासुदेव, ये क्या बने थे? ये इसके उपराज प्रमुख बने थे। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। ठीक है। लेकिन समस्या ये है, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि इसका नाम मत्स्य संघ किसने रखा? तो नाम मत्स्य संघ रखने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था साहब कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। तो के.एम. मुंशी जो थे, के.एम. मुंशी ने सुझाव दिया था कि महाभारत काल से महाजनपद काल में यहाँ मत्स्य जनपद हुआ करता था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो इसकी ऐतिहासिकता को देखते हुए, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्राचीन भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, इनमें 16 महाजनपदों की सूचियां मिलती है। हालांकि अलग अलग सूचियां मिलती है, लेकिन 16 महाजनपदों में एक महाजनपद अपना मत्स्य महाजनपद था। और उस मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी हुआ करती थी वो राजधानी थी आपकी विराटनगर, जिसे वर्तमान में हम बेराट के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो इसकी प्राचीनता को देखते हुए के.एम. मुंशी ने सुझाव दिया था और यही जो है इसका राइट आंसर माना जाएगा। तो के.एम. मुंशी के सुझावों पर इसका नाम क्या रखा गया भाई? मत्स्य संघ रखा गया। तो फिर सत्यनारायण राव समिति, ये क्या चीज है? तो मैंने आपको बताया था भाई, इसी के माध्यम से जयपुर को क्या बनाया गया? राजधानी बनाया गया। इसी के माध्यम से और रियासतों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, महत्व बनाए रखने के लिए क्या क्या दिए गए? जैसे बीकानेर रियासत थी, तो बीकानेर रियासत को शिक्षा विभाग दे दिया गया। बीकानेर रियासत को क्या दे दिया गया भाई? शिक्षा विभाग दे दिया गया। उसके बाद जैसे उदयपुर थी, उदयपुर रियासत, तो उदयपुर रियासत को खनन वाला क्षेत्र दे दिया गया। तो इस प्रकार। अच्छा, जोधपुर को क्या दिया गया? जोधपुर को हाईकोर्ट दे दिया गया। जोधपुर को हाईकोर्ट दे दिया गया। ठीक है। कोटा और भरतपुर को भी इसी प्रकार से अलग अलग विभाग दे दिए गए। शंकरदेवराय समिति, तो भाई शंकरदेवराय समिति वो समिति थी, इसी की सिफारिशों पर ये जो मत्स्य संघ था, इस मत्स्य संघ का 5वें चरण में यानी कि 15 मई 1949 को विलय किया गया था। किसमें? वृहत राजस्थान में। वृहत राजस्थान। इसी समिति ने सुझाव दिए थे कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में नहीं मिलाना, हमें केवल राजस्थान के अंदर मिलाना है। तो शोभाराम कुमावत कौन थे? तो मैंने आपको बताया, शोभाराम कुमावत जो है भाई वो कौन थे?
तो ये मत्स्य संघ आपका जो बना था, इस मत्स्य संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो ये सारे ऑप्शंस का हमने पोस्टमार्टम किया, ये सारा रिवीजन हमारा हुआ। प्रश्न नंबर 12 की ओर हम बढ़ते हैं। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया, यानी कि जिस भौगोलिक अभिव्यक्ति के लिए हम राजस्थान शब्द यूज में लेते हैं, उस अभिव्यक्ति की जो अंतिम तिथि थी वो क्या थी। भाई किस दिन राजस्थान हमारे वर्तमान स्वरूप में आया। देन आंसर होगा, एकीकरण के संदर्भ में पढ़ रहे हम, तो एकीकरण के संदर्भ में 1 नवंबर 1956 को ये राजस्थान हमारा बनकर तैयार हुआ। और इस दिन राजस्थान जो है ए श्रेणी का राज्य बना। और उस दिन राजस्थान में 26 जिले थे। अजमेर को शामिल करने के बाद 26 हो गया था। अजमेर को उसी दिन शामिल कर लिया गया था। ठीक है साथियों, ये आपका आंसर है। तो फिर 18 मार्च 1947, 18 मार्च 1947 का तो कोई महत्व नहीं है, 18 या 48 होता तो यहां पर एकीकरण की शुरुआत हुई थी। अच्छा, और ऑप्शन का पोस्टमार्टम करते हैं। तो भाई आप सभी को पता है कि 30 मार्च 1949 जो ऑप्शन है, इस दिन 30 मार्च को हमने ये डिसीजन लिया 1949 को कि इसी दिन जो है हम हमारा क्या मनाएंगे, हमारा राजस्थान दिवस मनाएंगे, राजस्थान दिवस। अगला पोस्टमार्टम देखते हैं कि भाई 26 जनवरी का क्या है मसला। 26 जनवरी को फिर हमने कहा भाई हम हमारे इस राज्य का नाम क्या रखेंगे, इस राज्य का नाम हम रखेंगे राजस्थान। तो राजस्थान नाम जो है ये विधिवत रूप से रखा गया 26 जनवरी को। अच्छा, क्या इससे पहले हमारे राजस्थान का क्या नाम था, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो पहली बार 1800 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी थे, एक सैन्य अधिकारी थे जिनका नाम था जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस जॉर्ज थॉमस ने इस राजस्थान के लिए जो शब्द पहली बार काम में लिया था वो शब्द था राजपूताना। और इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है, तो जॉर्ज थॉमस के एक मित्र हुआ करते थे और उन मित्र का नाम था विलियम फ्रैंक। विलियम फ्रैंक विलियम फ्रैंक के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी और उस पुस्तक का नाम था द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। उसमें विलियम फ्रैंक ये बताते हैं कि इसी जॉर्ज थॉमस ने पहली बार राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। आगे हम बात करें तो भाई 1829 में एक व्यक्ति आए जिनका नाम था कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान के इतिहास का जनक इसे कहा जाता है और इनके द्वारा 1829 में एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजपूताना, ये राजस्थान। तो कर्नल जेम्स टोड ही वो व्यक्ति था जिसने पहली बार राजस्थान के लिए रायथान शब्द काम में लिया। इसी ने पहली बार राजस्थान के लिए रजवाड़ा शब्द काम में लिया और गलती से इनके मुंह से निकला पहली बार राजाओं का स्थान यानी कि राजस्थान। ठीक है, तो ये पहले भी शब्द काम में लिए गए थे, लेकिन आधिकारिक रूप से ऑफिशियली अगर बात करें तो 26 जनवरी 1949 को यह डिसीजन लिया गया था कि इस भौगोलिक अभिव्यक्ति के लिए कौन सा शब्द काम में लिया जाएगा, राजस्थान शब्द काम में लिया जाएगा। प्रश्न नंबर 13 की अगर मैं बात करूं तो प्रश्न नंबर 13 है कि मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को किस वर्ष महाराज प्रमुख का पद दिया गया। अब इसमें कई जो धुरंधर स्टूडेंट है वो इसमें चूक जाते हैं। ये एक बार प्रश्न आया हुआ भी, आरपीएससी के द्वारा पूछा हुआ भी। हम सभी को पता है कि एकीकरण का जो तीसरा चरण हुआ था, तीसरा चरण मतलब 18 अप्रैल 1948 का, इस दिन उदयपुर का विलय किया गया और उदयपुर के जो महाराणा थे वो फिर आगे चलकर क्या बने, महाराज प्रमुख बने। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना, जब उदयपुर का विलय किया गया उस समय महाराज प्रमुख का पद नहीं था, उस समय केवल और केवल राज प्रमुख का पद था। और महाराणा भूपाल सिंह इसी शर्त पर बने थे कि मुझे आजीवन राज प्रमुख रखा जाएगा, उदयपुर को राजधानी बनाया जाएगा और प्रिवी पर्स के रूप में मुझे 20 लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे। तो इनको इस समय तीसरे चरण के समय तो इनको राज प्रमुख का पद दिया गया। लेकिन जब चौथा चरण हुआ, चौथे चरण का मतलब 30 मार्च, और 30 मार्च मतलब वृहत राजस्थान, 30 मार्च 1949 को जब बड़ी बड़ी रियासतें मिली जैसे जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये बड़ी रियासतें बनी और वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ, उस समय क्या हुआ कि उस समय जयपुर वाले जो महाराजा मान सिंह सेकंड थे वो अड़ गए अपनी बात पर कि अगर मुझे राज प्रमुख बनाओगे
और राजधानी जयपुर को बनाओगे तो ही मैं राजस्थान में विलय होऊंगा, वरना मैं स्वतंत्र रह सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, वार्षिक आय मेरी 1 करोड़ से ज्यादा है। इसीलिए फिर जैसे तैसे करके जो आपके मान सिंह सेकंड थे, इन मान सिंह सेकंड को तो बनाया गया आजीवन राज प्रमुख, आजीवन राज प्रमुख। ठीक है। और उदयपुर के महाराणा जो भूपाल सिंह जी थे, भूपाल सिंह जी को समझाया कि राज प्रमुख से भी बड़ा पद कौन सा है? महाराज प्रमुख। हालांकि ऐसा सैद्धांतिक रूप से था नहीं, लेकिन इनको समझा दिया गया महाराज प्रमुख। तो प्रश्न यही तो पूछ रहा है कि मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को किस वर्ष महाराज प्रमुख का पद दिया गया? देन आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 1949। 1949 में इन्हें राजस्थान का महाराज प्रमुख बना दिया गया। प्रश्न नंबर 14 की बात करें कि एकीकरण के दौरान किस रियासत का विलय 2 अलग अलग चरणों में किया गया था? ठीक है साथियों, तो अब देखो आप, मैंने आपको बताया था अजमेर का विलय, तो भाई अजमेर मेरवाड़ा वाला जो क्षेत्र था उसका तो 7वें चरण के अंदर कर लिया गया था। ठीक है। आबू का, तो आबू भी भाई 7वें चरण के अंदर हुई थी। देलवाड़ा, तो देलवाड़ा जो था वो भी 7वें चरण में था। अब यह जो ऑप्शन हमारे सामने दिख रहा है वो है सिरोही। साथियों आप सभी को पता है कि एकीकरण का जो छठा चरण था, छठे चरण का मतलब क्या है? छठे चरण का मतलब है 26 जनवरी 1950। इस 26 जनवरी 1950 को छठा चरण जो हुआ उसमें केवल और केवल सिरोही हमें दिया गया, हमें केवल और केवल सिरोही दिया गया, आबू देलवाड़ा नहीं दिया गया। इसके पीछे रीजन ये था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल आदमी बहुत अच्छे थे, लेकिन कितना अच्छा आदमी हो, एक बार तो कहीं ना कहीं जीवन में गलती हो ही जाती है, स्वार्थ आ ही जाता है। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये सोचा कि ये जो देलवाड़ा के जैन मंदिर है और आबू का जो ये माउंट आबू गुरु शिखर वाला जो हिल स्टेशन है, अगर ये गुजरात में आ गया तो हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा, रेवेन्यू बढ़ जाएगा तो हमारे पास अच्छी कमाई होगी, राज्य को अच्छे संसाधन उपलब्ध होंगे। तो केवल और केवल इस लाभ की वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आबू देलवाड़ा को रख लिया, किधर? अपने पास में, गुजरात के पास में, यानी कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर। हमें केवल और केवल क्या दिया गया? सिरोही दिया गया। यहां तक कि गोकुल भाई भट्ट, जिन्होंने हमेशा राजस्थान के अंदर आंदोलन चलाए, राजस्थान का गांधी जी से कहा जाता है, इस एकीकरण के लिए अथक प्रयास किए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए अथक प्रयास किए। सर उस गोकुल भाई भट्ट का जो गांव था हातमा गांव सिरोही में, वो भी किधर चला गया था? गुजरात में चला गया था, आबू देलवाड़ा के साथ में। बाद में खैर उनका गांव तो लौटा दिया गया, लेकिन आबू देलवाड़ा नहीं लौटाया गया। बाद में बहुत आंदोलन हुए, एक लंबा समय निकला और राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ। उस राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर फिर बाद में जाकर 7वें चरण में, 7वें चरण मतलब 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को जाकर इस सिरोही का पूर्ण विलय हुआ। यानी कि हमें क्या क्या दे दिया गया? हमें दे दिया गया आबू और देलवाड़ा, और आबू और देलवाड़ा मिलने से क्या बना? पूर्ण सिरोही बना, सिरोही। तो सिरोही का एकीकरण जो हुआ, सिरोही का एकीकरण 2 चरणों में हुआ, छठे चरण में और 7वें चरण में। ठीक है साथियों, तो अब प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि साहब राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? हालांकि बहुत इजी सा प्रश्न है, लेकिन मेरा उद्देश्य यहाँ पर पोस्टमार्टम करना था, तो मैं ये बात कर रहा हूँ। 30 मार्च 1949 को हमारा चौथा चरण हुआ, और चौथे चरण के अंदर मैंने आपको बार बार बताया कि वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ। और वृहत राजस्थान में कौन कौन मिला? तो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, 4 बड़ी बड़ी रियासतें मिली। और इसका उद्घाटन जो है वो सरदार पटेल के द्वारा किया गया। सरदार पटेल ने चौथे चरण का उद्घाटन किया गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हीरालाल शास्त्री जी को इसका प्रधानमंत्री बनाया गया, हीरालाल जी शास्त्री। इसके बाद राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो राज प्रमुख बनाया गया भाई मान सिंह जी सेकंड को, जयपुर वाले को। ठीक है साहब, तो ये 30 मार्च को, क्योंकि ऑलमोस्ट राजस्थान मिल चुका था, सिरोही को छोड़कर सब कुछ मिल चुका था, इसलिए 30 मार्च को हमने डिसीजन लिया कि हम क्या करेंगे, इस दिन राजस्थान दिवस मनाएंगे। 26 नवंबर का मैंने बता दिया, 26 नवंबर 1950 देश का संविधान लागू हुआ। देश का गणतंत्र दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन इसी दिन हमने हमारे इसका नाम क्या रखा? हमारा नाम रखा हमने राजस्थान। ठीक है साथियों, इसके बाद 1 नवंबर 1956 को एकीकरण कंप्लीट हुआ और राजस्थान जो है वो अपने वर्तमान स्वरूप में हमारे सामने आया, वर्तमान स्वरूप में।
प्रश्न नंबर 16 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि मत्स्य संघ के संदर्भ में क्या असत्य है। यह प्रश्न को रुक के पढ़ना है। असत्य पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है मतलब गलत पूछ रहा है। इसका मतलब 3 बातें तो सही है, एक बात गलत है। 18 मार्च 1948 को, चलो, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर को मिलाकर इस संघ का निर्माण किया गया। क्या ये बात सही है क्या भाई? तो ये बात तो बिल्कुल सही है। 18 मार्च 1948 को इसका विलय किया गया था। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, यानी कि ए, बी, सी और डी, ये 4 रियासतें मिली थी। सही बात है। इस संघ का निर्माण किया गया, ये बात सही है। मत्स्य संघ की जो वार्षिक आय थी वो 1.84 करोड़ रुपए थी और जनसंख्या इसकी 18.38 लाख थी। तो इसकी जो वार्षिक आय थी वो 1 करोड़ से ज्यादा थी और 10 लाख से ज्यादा इसकी जनसंख्या थी। किसकी? मत्स्य संघ की, पूरे मत्स्य संघ की। तो ये बात भी बिल्कुल सही बात है। इस संघ का उद्घाटन एनवी गोडगिल के द्वारा किया गया। तो भाई ये बात गलत थोड़ी है। एनवी गोडगिल उस समय तत्कालीन ऊर्जा मंत्री थे। एनविल गोडगिल के द्वारा ही जो है वो आपके मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया था और दूसरे चरण का भी उद्घाटन इन्होंने ही किया था। शोभाराम कुमावत जो थे, शोभाराम कुमावत को इसका प्रधानमंत्री बनाया गया। बिल्कुल सही बात है, शोभाराम कुमावत ही इसके प्रधानमंत्री थे। एनवी गोडगिल ने ही उद्घाटन किया था, ये बात भी सही है। और इसके अलावा और क्या बात है? तो भाई धौलपुर के उदयभान सिंह जी इसके राज्यपाल बने, राज्य प्रमुख बने थे। उसके बाद अलवर को इसकी राजधानी बनाया गया था। ये सारी चीजें तो हमने देखी। अब भाई इसमें गलत क्या है? गलत ये है भाई चौथे चरण के दौरान इस संघ का विलय वृहत राजस्थान में कर दिया गया था। ये बात तो सही है कि वृहत राजस्थान में इस वृहत राजस्थान संघ में इसका विलय किया गया था, लेकिन चौथे चरण में नहीं किया गया था। ये किया गया था भाई 5वें चरण में। और 5वां चरण यानी कि 15 मई 1949 को। और मैंने आपको बताया था कौन सी समिति थी, तो समिति का नाम था शंकर देव राव समिति। ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो धौलपुर थी रियासत, इसमें बाद में जनमत संग्रह करवाया गया था। इस प्रश्न का जो सही आंसर होना है वो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 कि चौथे चरण के दौरान इस संघ का विलय राजस्थान संघ में किया गया, नहीं 5वें चरण के दौरान किया गया था। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 17 कि किस समिति की सिफारिशों पर, आ गई वो समिति, मैंने बताया था कि किस समिति की सिफारिशों पर मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में किया गया था। मैंने बताया मत्स्य संघ यानी कि अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। इसकी बात पोस्टमार्टम करते हैं। क्या शंकर देवराव समिति की सिफारिशों पर, क्या पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों पर, क्या राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर, क्या के एम मुंशी की सिफारिशों पर? तो भाई पोस्टमार्टम में एक चीज तो हमारे सामने ये आ गई कि ये जो के एम मुंशी थे, के एम मुंशी के माध्यम से तो इस मत्स्य संघ का नामकरण किया गया था। के एम मुंशी ने तो केवल एक सुझाव दिया था कि इसका नाम क्या कर दो, मत्स्य संघ रख दो। राज्य पुनर्गठन आयोग, तो राज्य पुनर्गठन आयोग का इसमें कोई लेना देना नहीं है। अभी बात करेंगे क्या है राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो है इसी ने 1956 में अपनी सिफारिश दी थी और उसके तहत ही आबू देलवाड़ा का राजस्थान में विलय किया गया था, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय किया गया था। राजस्थान का सुनील टप्पा जो है वो हमने मध्य प्रदेश को दिया था और मध्य प्रदेश से सिरोंज जो है हमने अपने यहाँ लिया था। सत्यनारायण राव समिति, सत्यनारायण राव समिति तो भाई जयपुर, जोधपुर में जब राजधानी को लेकर विवाद हुए तो गठित की गई और इसी की सिफारिश के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाया गया, जोधपुर को हाईकोर्ट दिया गया, बीकानेर को शिक्षा निदेशालय दिया गया, आपके और उदयपुर को खनन विभाग दिया गया। शंकर देवराव समिति, ये प्रश्न है। तो प्रश्न है कि मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में कब किया गया, तो ये तो हमें पता है भाई संयुक्त वृहत राजस्थान 5वां चरण है जिसमें इसका विलय हुआ। तो संयुक्त वृहत राजस्थान कौन सा चरण? 5वां चरण है। ये कब हुआ? तो भाई 15 मई को हुआ, 1949 को हुआ, 15 मई 1949। समिति कौन सी थी? देन आंसर होगा शंकर देव राव समिति, या शंकर देव राव कह दो, शंकर राव देव कह दो, एक ही बात है। ठीक है। और कितने सदस्य थे इसमें? तो इसमें टोटल 3 सदस्य थे। हो सकता है आगे प्रश्न मिल जाए हमें। तो प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं। ये देखो, ये प्रश्न मिल गया। शंकर देवराव समिति का सदस्य नहीं था, मतलब 3 तो थे, एक नहीं था। पहले तो मैं बता दूं, शंकर देवराव समिति जो थी इसमें टोटल 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। और ये जो 3 सदस्य थे, इन 3 सदस्यों में से अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष तो भाई शंकर देवराव था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा? शंकर देवराव समिति। तो और कौन कौन थे? क्या प्रभुदयाल थे?
क्या आर के सिद्धावा थे? तो बिल्कुल सही बात है, ये तीनों ही इसके सदस्य थे। तो फिर के एम पन्नीकर कौन थे? तो ये इसके सदस्य नहीं थे, ये सदस्य थे आपके राज्य पुनर्गठन आयोग के, राज्य पुनर्गठन आयोग, पुनर्गठन आयोग 1956। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर ही 7वां चरण राजस्थान में आया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है के एम पन्नीकर। हमें क्या पूछ रहा है? सदस्य नहीं है। प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं कि किसे मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख बनाया गया था? तो साथियों देखो भाई, क्या गणेश पाल वासुदेव को बनाया गया था? नहीं भाई, गणेश पाल वासुदेव को तो बनाया गया था इसका उपराज प्रमुख, इससे तो बनाया गया था उपराज प्रमुख। आगे बात करें उदयभान सिंह को, तो उदयभान सिंह जी भाई धौलपुर से थे, धौलपुर से थे, और इनको बनाया गया था इसका राज प्रमुख। तो यही इसका सही आंसर है। ठीक है साहब, आगे बात करें तो शोभाराम कुमावत, तो शोभाराम कुमावत तो इसके प्रधानमंत्री बने थे। अलवर को राजधानी बनाया गया था। के एम मुंशी ने इसका नामकरण किया था मत्स्य संघ का। और क्या चीजें थी? और चीजें थी भाई, एनवी गोडगिल ने इसका उद्घाटन किया था। और क्या विशेषता है? और विशेषता ये है कि भरतपुर का जो किला है, लोहागढ़ का किला, लोहागढ़ दुर्ग में इसका उद्घाटन किया गया था। तो और क्या चरण है? इस चरण से रिलेटेड भाई 18 मार्च 1948 को, यही से तो सारा मामला शुरू हुआ था। ये सारी चीजें तो हमने देख ली। तो इस किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है धौलपुर का उदयभान सिंह। उपराज प्रमुख बनाया गया था करौली के गणेश पाल वासुदेव को। तो ये कहाँ के थे गणेश पाल वासुदेव? ये थे भाई करौली के। प्रश्न नंबर 20 की ओर हम चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 20 हमारा है कि कौन राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था? मैं आपको बता दूं, पुनर्गठन में जो समस्याएं आ रही थी उन समस्याओं को दूर करने के लिए एक 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था। टोटल कितने सदस्य थे? 3 सदस्यीय आयोग। हालांकि आयोग तो 1952-53 में बन गया था, लेकिन इसकी रिपोर्ट जो लागू हुई 1956 में हुई थी। तो क्या फजल अली इसके सदस्य थे? तो बिल्कुल भाई सदस्य थे। हरदेनाथ कुंजरू, जिन्हें एच.एन. कुंजरू के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल थे। के एम पन्नीकर जो बाद में बीकानेर से संविधान सभा के सदस्य बने, बिल्कुल थे। सादिक अली नहीं भाई, सादिक अली नहीं है। सादिक अली नाम की समिति है लेकिन वो इससे रिलेटेड नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा कौन सा नहीं है? तो फिर ये होगा। अब इसमें से भी अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे आपके फजल अली। यही फजल अली जो है, इसी वजह से इसे फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। फजल अली आयोग के नाम से भी इस राज्य पुनर्गठन आयोग को जाना जाता है। इसी राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर हमारा पूरा का पूरा 7वां चरण कंप्लीट हुआ। इसी के सिफारिशों के आधार पर हमने आबू और देलवाड़ा को हमें राजस्थान में मिला, आबू देलवाड़ा को। इसी के सिफारिशों पर हमने अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाया, अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया। इसी की सिफारिशों पर जो है हमने सुनेल टप्पा को मिलाया, और इसी की सिफारिशों पर हमने हमारा जो सिरोंज क्षेत्र था वो सिरोंज क्षेत्र एमपी को दिया। सिरोंज गया और सुनेल टप्पा आया। ठीक है, तो ये अब प्रश्न नंबर 21, किस संविधान संशोधन द्वारा 1956 में राज प्रमुख पद समाप्त कर दिया गया था? देखो साथियों, मैंने आपको बताया था राज प्रमुख के पद को लेकर एक बड़ा विवाद था। राज प्रमुख का पद ही आगे चलकर जो है वो राज्यपाल का पद बना था, और राज्यपाल राजस्थान का पहला राज्यपाल सरदार गुरमुख निहाल सिंह को बनाया गया था। मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख बनाया गया था धौलपुर के उदयभान सिंह जी को। एक बार देख लेते हैं अपन भाई, मत्स्य संघ जो था पहला चरण, इस मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख बनाया गया था वो बनाया गया था धौलपुर के उदयभान सिंह जी, धौलपुर के उदयभान सिंह जी। इसके बाद मैंने बताया आपको कि जो दूसरा चरण हुआ यानी कि पूर्वी राजस्थान संघ, इस पूर्वी राजस्थान का राज प्रमुख किसे बनाया गया? कोटा के भीम सिंह जी को बनाया गया, कोटा के भीम सिंह जी को बनाया गया। तीसरे चरण की अगर मैं बात करूं, तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान कहलाता है। संयुक्त राजस्थान, ये जो संयुक्त राजस्थान है, इस संयुक्त राजस्थान का किसे बनाया गया? तो इसका बनाया गया मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी को इसका राज प्रमुख बनाया गया था। इसके बाद अगर मैं बात करूं चौथे चरण की, तो जो फोर्थ चरण है, फोर्थ चरण कहलाता है आपका वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान में राज प्रमुख बना दिया गया था मान सिंह सेकंड को,
मान सिंह सेकंड को, और यही मान सिंह सेकंड जो है वो आगे आजीवन राज प्रमुख बने, जबकि भूपाल सिंह जो है इनको राज प्रमुख के स्थान पर महाराज प्रमुख का पद दे दिया गया था। ठीक है साथियों, तो ये तो हमने मेन राज प्रमुख के पद देखे, कौन राज प्रमुख था और कौन क्या था। मैं बात कर रहा हूँ किस संविधान संशोधन द्वारा 1956 में राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया था, और राज प्रमुख का पद ही आगे चलकर राजस्थान में राज्यपाल का पद बना, और राजस्थान का पहला जो राज्यपाल बने उनका नाम था श्री सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, ये गुरुमुख निहाल सिंह जी बने थे। ठीक है साथियों, तो बात क्या है कि राज प्रमुख का पद किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया, तो इस प्रश्न का सही आंसर है 7वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन है? 7वां संविधान संशोधन। अब पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से आप जानते हो कि 10वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, 9वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, और पहला संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है। हाँ, 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया था, आप सभी को पता है। तो 7वां संविधान संशोधन अपने इस राज प्रमुख के पद को लेकर था। राज प्रमुख का पद क्या बना? राज्यपाल का पद बना, और सरदार गुरुमुख निहाल सिंह पहले राज्यपाल बने। प्रश्न नंबर 22 की ओर चलते हैं कि राजस्थान का विधिवत नामकरण राजस्थान कब किया गया, तो मैंने आपको बताया था क्या 30 मार्च 1949 को? नहीं भाई, इस दिन तो हमने ये घोषणा की थी कि हम क्या मनाएंगे? राजस्थान दिवस मनाएंगे। क्या 15 मई 1949? नहीं भाई, 15 मई 1949 को तो हमने क्या किया था? हमने ये किया था कि हमारा जो मत्स्य संघ होगा वो राजस्थान में मिलेगा, और कौन सी समिति थी? बृहत राजस्थान में मिलेगा। ठीक है, और कौन सी समिति थी? तो शंकर देवराव समिति की सिफारिशों पर। क्या 26 जनवरी 1950? तो 26 जनवरी 1950 को ही हमने अपने इसका नाम क्या रखा था भाई? राजस्थान रखा था। और 1 नवंबर 1956 को हमारे राजस्थान जो है, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। ये इस प्रश्न का सही आंसर हमें देना है ऑप्शन नंबर 3 कि 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का नाम विधिवत रूप से राजस्थान रखा गया। राम मनोहर लोहिया, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि राम मनोहर लोहिया जो उस समय के बड़े नेता थे, राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, इन्होंने राजस्थान आंदोलन समिति बनाई थी, और राजस्थान आंदोलन समिति ने किस संघ के निर्माण की मांग की थी? कि जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था उस समय राम मनोहर लोहिया जो थे, राम मनोहर लोहिया ने एक समिति बनाई थी, राजस्थान आंदोलन समिति, और राजस्थान आंदोलन समिति से ये जुड़े हुए थे। राम मनोहर लोहिया बिहार के नेता थे। किस संगठन के बात की थी इन्होंने? तो सीधा सीधा सा आंसर है वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान के विलय की बात जो की थी वो राम मनोहर लोहिया ने की थी, राजस्थान आंदोलन समिति ने की थी। प्रश्न नंबर 24 जो आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है कि एकीकरण हेतु विलय पत्र पर 7 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम क्या था? तो भाई एक चीज देखो, मेरी बात सुनो, बीकानेर का जो शार्दुल सिंह था, बीकानेर का जो शार्दुल सिंह था, इसने सबसे पहले सर्वप्रथम सबसे पहले साइन इसी ने किए थे। बीकानेर के जो शार्दुल सिंह जी थे वो सर्वप्रथम साइन करने वाला जो व्यक्ति था वो आपके बीकानेर का शार्दुल सिंह था। कब कर दिए थे? तो इन्होंने तो 7 अगस्त 1947 को ही कर दिए थे। ठीक है, उसके बाद धौलपुर के उदयभान सिंह जी जो थे वो सबसे बाद में, सबसे अंत में साइन करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे आपके सबसे अंत में साइन करने वाले धौलपुर के उदयभान सिंह जी। इन्होंने 14 अगस्त 1947 को साइन किए थे। ऐसा क्यों? क्योंकि धौलपुर वाले जो उदयभान सिंह जी थे ये भोपाल के नवाब हमीदुल्ला के समर्थक थे, और हमीदुल्ला के साथ साथ ये पाकिस्तान में जाना चाहते थे, और इस बात के लिए धौलपुर के उदयभान सिंह जी जो वसुंधरा राजे सिंधिया के ससुर जी हैं, उदयभान सिंह जी ने कन्विंस किया था जैसलमेर जोधपुर वाले को, जोधपुर महाराजा को, और जोधपुर महाराजा ने कन्विंस किया था जैसलमेर वाले को। तो वो तीनों ही रियासतें जो है राजस्थान की मिलना चाहती थी। इधर जोधपुर के हनुमंत सिंह जी नहीं भाई, हनुमंत सिंह जी तो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। इधर एक नाम आता है बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह जी। चंद्रवीर सिंह जी भी बहुत फेमस रहे। चंद्रवीर सिंह जी कहते हैं कि ये जो मैं साइन कर रहा हूँ ये विलय पत्र पर साइन नहीं कर रहा, बल्कि किस पर साइन कर रहा हूँ? मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। किस पर साइन कर रहा हूं? डेथ वारंट पर। डेथ वारंट यानी मैं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर साइन कर रहा हूं, मृत्यु प्रमाण पत्र पर अपने साइन कर रहा हूं।
ठीक है साथियों, तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर था कि 7 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम कहां पर हस्ताक्षर किए, देन आंसर होगा आपका बीकानेर के शार्दुल सिंह जी ने हस्ताक्षर किए। और आज का लास्ट प्रश्न है कि कौन सी रियासत एकीकरण के दौरान पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, तो सीधी सीधी सी बात है कि आपकी धौलपुर रियासत सबसे पहली रियासत थी। यहाँ के शासक कौन थे, यहाँ के शासक थे उदयभान सिंह जी। जोधपुर रियासत, जोधपुर के जो शासक थे उनका नाम था हनुमंत सिंह जी। ठीक बात है, तो ये जो सभी है कि धौलपुर वाले शासक, जोधपुर वाले शासक और जैसलमेर वाले शासक, ये सभी जो है वो कहाँ मिलना चाह रहे थे, ये सभी मिलना चाह रहे थे आपसे पाकिस्तान में। ठीक है, ये पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे। साथियों, ये आधुनिक राजस्थान का इतिहास हमने किया, कई संगठन हमने देखे, कई चीजें हमने देखी, कई बातें, कई ऑप्शंस का पोस्टमार्टम हमने किया, और पोस्टमार्टम के जरिए से हमने लगभग राजस्थान के, आधुनिक राजस्थान के पूरे इतिहास को हमने कवर किया। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से कोई प्रश्न बाहर जाने की कोई उम्मीद मुझे तो लगती नहीं है। बाकी आरपीएससी फिर इसी मूड से प्रश्न बनाए कि प्रश्न आपको अगर नहीं आना चाहिए तो फिर वो कहीं से नहीं आएगा। ये राजस्थान के सभी एग्जाम्स के लिए लक्ष्य आरएस की जो ये पहल है, बहुत अनूठी पहल है। आप लक्ष्य आरएस से जुड़े, लक्ष्य के यूट्यूब चैनल से जुड़े, इसके लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही नए नए वीडियो, नई नई जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।